बाजार बोलता है। इसमें हम शुरुआत करते हैं एफआईएस के डेटा से कि फ्राइडे को एफआईएस क्या करके गए। उसके बाद अब देखते हैं कि आज ग्लोबल इंडिसेस किस तरह से हैं। तो एफआईएस का अगर डेटा देखें तो 317 करोड़ की सेलिंग करके गए थे एफआईएस। डीआई 1772 करोड़ रुपए की बाइंग करके गए थे फ्राइडे के सेशन में, लेकिन एफआईएस की सेलिंग का थोड़ा सा क्वांटम रुका है, तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन वो ईयर एंड की छुट्टियों पर भी होते हैं थोड़ा, तो ये भी एक देखना होगा कि उसका भी कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, वहाँ पर किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है। तो कुछ एक मार्केट तो बंद ही हो गए हैं, बंद होने के कगार पर हैं। आई मीन 31 दिसंबर को होंगे, 26 दिसंबर को माफ़ कीजिएगा क्लोज थे। अगर हम देखें तो डाउ जोन्स में तो फ्लैट रहा। हैंसेंग शंघाई ग्रीन मार्क के साथ मामूली ग्रीन मार्क के साथ कामकाज कर रहे हैं। निकाई और कोस्पी, निकाई में मामूली गिरावट, कोस्पी में करीब 2% का उछाल। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं एक मिक्स ओपनिंग एशियन मार्केट से मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आज अच्छी तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो यहाँ पर HFCL करीब 10% ऊपर। हिंदुस्तान कॉपर रुकने का नाम नहीं ले रही है। फ्राइडे के सेशन में अपर सर्किट लगा दिया था इंटरनेशनल मार्केट में, ज़बरदस्त तेज़ी। MMTC यहाँ पर गोल्ड इंपोर्ट करने वाली कंपनियाँ और एक सरकारी संस्था करीब 9% ऊपर। मिधानी में करीब 7% का उछाल है। जय बालाजी में करीब 7% का उछाल है। तो ये कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पर कि अच्छी तेज़ी बनी हुई है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो KNR कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करीब 6% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। आसाही इंडिया में करीब 4% की गिरावट। नुवामा में करीब 3.5% की गिरावट। वैप्सोल और IRFC यहाँ पर भी करीब 3% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। आगे बढ़ते हैं कुछ एक खबरों की तरफ। तो इस समय जो ग्लोबल मार्केट की नज़रें हैं वो चल रही थी, रशिया यूक्रेन वॉर शायद रुक जाए, इस चीज़ को लेकर ट्रम्प जेलेंस्की की आज बैठक भी हुई और उसमें इस बातें कुछ ये निकल कर आई कि पॉजिटिव मीटिंग रही है अगेन, लेकिन कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं आया दोनों साइड से कि हाँ कि ये युद्ध रुकने की तरफ दोनों मान गए हैं और फिर पुतिन से भी बातचीत हो जाए। तो पुतिन से बात हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी बातचीत हुई है और बड़ी पॉजिटिव बात हुई है, लेकिन ये पॉजिटिव बातें अभी तक निर्णय में नहीं बदल पा रही हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वर्ल्ड मार्केट के साथ। इसमें तेल की कीमतों पर भी मतलब अगर हम देखें तो असर अभी तक तो पॉजिटिव ही रहा है। $61 के आसपास है। लॉन्ग टर्म देखें तो थोड़ा नेगेटिव ही रहा है, क्योंकि पिछले एक साल में ये जो 2025 रहा है इसमें क्रूड ऑयल करीब 20% तक गिरा है। अब प्रशांत सर कैसे देख रहे हो रशिया यूक्रेन की ये जो बातचीत चल रही है, अगर युद्ध रुक जाता है किसी भी दिन, सडनली मान लीजिए न्यूज़ आती है कि युद्ध रुक गया, आप कितना बड़ा मूव देखते हो निफ्टी में? आई थिंक मार्केट्स ने उसको ऑलरेडी एक बार क्लियर डिस्काउंट कर चुके हैं कि उन्होंने बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट्स दिए कि वो सीज फायर हो जाएगा, शांति पीस मीटिंग भी हो चुका है इन दोनों के कंट्री के लीडर्स के साथ। बट मार्केट्स को एक्चुअली ये कोई बड़ा ट्रिगर नहीं देगा मेरे हिसाब से। आई थिंक वो ऑलमोस्ट 90% 95% खत्म हो चुका है। वो और 5% इधर उधर एवरी वीक में कुछ ना कुछ तो पुतिन साहब का कुछ तरफ से कुछ प्रेशर होता ही है वो चीज के लिए। तो बट ओवरऑल जो इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड है मेरे हिसाब से ये वॉर के हिसाब से तो है खत्म हो चुका है। बट छोटे मोटे वो जो यूएस और वेनेजुएला के बीच में जो स्मॉल एक जियोपॉलिटिकल टेंशन चालू हुआ था लास्ट वीक, ऐसे कुछ अनसर्टनिटी मार्केट्स में रहेंगे वॉर के टेंशन में। बट यूक्रेन और रशिया के बीच में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन एंड डील है ये। ठीक है। वरुण भाई एक बार देखिए कोई ऑयल का शेयर जो कि आपकी स्क्रीन पर हो, जो आपको लग रहा हो कि अगर कोई भी वॉर वाली न्यूज़ आ जाए कि वॉर रुक गया, देखिए चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसमें तो सारी चीज़ें डिस्काउंटेड हैं। वॉर रुक जाए और उसको लेकर कुछ मार्केट पॉजिटिव होना चाहे, तो वो कोई शेयर पर दिख रहा है चार्ट वाइज कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, अगर कहीं पे ट्रेड लगा के रखना है, स्क्रीन पर लगा कर रखना है तो इसको लगा कर रख लो। जैसे ही खबर आएगी तो स्क्रीन पे ढूंढना नहीं पड़ेगा, कोई भी शेयर फटाफट से इसको ले लेंगे या बेच देंगे, जो भी करना है वो बता दीजिए कोई शेयर। में आप देखेंगे तो जैसे जो हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि डिस्काउंट ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि जो जब से वॉर चल रहा है तब से आप देखेंगे तो निफ्टी लगातार बढ़ रहा है। और वहां पर कोई एक नीजक रिएक्शन हमें एक दो महीने देखने को मिला था जब शुरुआत में, तब से तो निफ्टी में आप देखेंगे तो काफी बढ़िया हमारे मार्केट्स में मोमेंटम है। और हम मार्केट
अब हमारा जो घरेलू मामला है उसके बेसिस पे ही चल रहा है। आप देखेंगे तो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, ये दो शेयर ऐसे हैं कि जो एक अपना एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। और ऑयल रिलेटेड जो लग रहा है कि वहां पर एक टाइम करेक्शन, और जो आप देखेंगे तो प्राइस करेक्शन खत्म हो चुका है। तो ओएनजीसी में काफी बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड लग रहा है। यहाँ से कोई भी डीप आती है तो आपको यहाँ पर बाई करना चाहिए। और करीबन 225 का एक सपोर्ट है, उसके नीचे 200 के आसपास का एक सपोर्ट है। तो दोनों अच्छे एक सपोर्ट है लॉन्ग टर्म के लिए, और एक एक्यूमुलेशन एक बना के यहाँ पर एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। हमें लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया के लिए अच्छे रहेंगे, तो यहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। और रिलेटेड नॉट टू द वॉर, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो जो वैल्यूएशन से काफी अच्छी है। और यहाँ से आप देखेंगे तो जो वॉर वाली अभी सिचुएशन है, फिर भी क्रूड आप देखेंगे तो ऑल टाइम लो पर है। आई थिंक हो सकता है यहाँ पर खत्म हो जाए, फिर क्रूड में कुछ स्टेबिलिटी आ जाए, और चाइना की ओर से या फिर आप देखेंगे ग्लोबल डिमांड की ओर से थोड़ा सा यहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, तो क्रूड में थोड़ा सा यहाँ से एक अपसाइड बन सकता है। और यहाँ पर जो ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया है वहां पर बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर मार्केट को नहीं, कमोडिटीज़ को भी ब्रीदर नहीं देगी। इनफैक्ट चीन देता रहेगा 2026 में भी इकोनॉमी में राहत पैकेज, ये खबर चल रही है। और जिसकी वजह से कमोडिटीज़ की कीमतों में ज़ोरदार तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। राहत पैकेज की खबरों से चांदी, कॉपर सभी इंटरनेशनल मार्केट में भाग गए। आज स्टील शेयरों में भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। प्रशांत सर, कोई शेयर है आपके पास जो मेटल का हो? मेटल ने ज़बरदस्त आउट परफॉर्म किया है सर। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक रुकने का नाम नहीं ले रहे, सिल्वर रुकने का नाम नहीं ले रही, कॉपर रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में एक तो फंस गई हैं केबल कंपनियां, जिनको कि दाम बढ़ाना मुश्किल हो गया। मतलब रॉ मटेरियल यूज़ होता है कॉपर उनके यहाँ पर। कोई कंपनी है अच्छी या बुरी कि यहाँ पर प्ले कर सकते हैं? आई थिंक टेक्निकली एक कंपनी है जो अभी तक परफॉर्म किया नहीं है, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील, जो 1103 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि वो एक स्टॉक मोमेंटम आना चाहिए बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। आई थिंक यहाँ से एटलीस्ट 60-70 रुपए के आसपास मोमेंटम आना चाहिए। बाकी तो टाटा स्टील हो, वेदांता हो, हिंदुस्तान कॉपर हो, या हिंडाल्को हो, सेल भी हो, या जिंदाल स्टील भी एक अच्छा लग रहा है। मतलब दोनों जिंदाल के ग्रुप की कंपनीज हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदाल स्टील। बाकी हिंदुस्तान जिंक आई थिंक ऑलमोस्ट ओवरबॉट जोन में जा चुके हैं। तो बहुत सारे मेटल्स तो ऑलरेडी पेड हो चुके हैं। तो दीज टू स्टॉक्स, ग्रुप ऑफ जिंदाल वाले, वो मुझे लगता है वहां पे एटलीस्ट 5 to 10% की मोमेंटम में आना चाहिए। ठीक है। वरुण भाई, आप भी स्टील शेयरों को और मेटल शेयरों को काफ़ी अच्छे से क्लोजली देखते हो। कोई शेयर है जहां पर कि आपको लग रहा है कि बहुत बढ़ गया, अब रिस्क एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ चुका है, किसी दिन भी कमोडिटी ने यूज टर्न लिया तो ये फंसा देंगे शेयर? या कोई ऐसा शेयर है कि ये अभी तक चला ही नहीं, पूरी कमोडिटी चल गई, और ये मेटल शेयर जैसा कि प्रशांत जी भी बता रहे हैं, कोई आपकी चार्ट पर हो जो कि नहीं चलाओ, इसमें मैं बैट लगा दूंगा? जी, देखिए विवेक जी, आपने जैसे बात की कि जो एक रैली आई है कमोडिटीज में और वहां पर जो शेयर चले, तो वहां पर मेरी हिंदुस्तान कॉपर पर थोड़ी सी कॉशियस रहने की सलाह रहेगी। एक टाइट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि कॉपर में आप देखेंगे तो काफी एक एकदम से मूव आया है, बहुत ही जल्दी मूव आया है, करीबन 20% इन 2 डेज। तो वहां पर अब हिंदुस्तान कॉपर पे जो भी एक रैली हो रही है, वहां पर एक टाइट स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। हिंदुस्तान जिंक में भी आप देखेंगे तो वहां पर भी मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, उन्होंने सिल्वर का कुछ पार्ट प्लेस करके रखा, तो सिल्वर में एक एक्सटेंडेड रैली हुई है, उसके वजह से यहाँ पर एक रैली आई है, तो वहां पर भी थोड़ा सा कॉशन देना चाहिए। मुथूट फाइनेंस ऑन अदर एंड देखेंगे तो गोल्ड रैली कर रहा है, बट मुथूट फाइनेंस में अब करेक्शन होना शुरू हो चुका है। तो वहां पर भी एक थोड़ा सा आपको एक टाइट स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहां पर आप देखेंगे तो पूरी कमोडिटी साइकिल चली, यहाँ पर कोई बड़ा एक रुझान नहीं मिला है, तो काफी बढ़िया एक अच्छा सपोर्ट बना है करीबन 125 के आसपास के जोन पर। सेल आप ध्यान में रख सकते हैं, करीबन 137 के आसपास चल रहा है अभी। और यहाँ पर 142 145 के एक रेजिस्टेंस है, वहां पर जैसे ही निकालता है स्टॉक, करीबन 165 के लेवल बन सकते हैं। दूसरी चीज आप देखेंगे तो सेल के अलावा हमने टाटा स्टील पर भी एक पॉजिटिव रुझान रखा था, करीबन 158 के आसपास। तो 158 से अभी देखेंगे तो 172 173 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और एनएमडीसी में हमारा एक काफी बड़ा रुझान है, क्योंकि आप देखेंगे तो काफी बढ़िया ब्रेकआउट है मंथली एंड डेली चार्ट्स पर। और यहाँ पर हो सकता है करीबन 85 के टारगेट से हमारे 85 तो आ चुका है, बट अभी भी काफी स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर और गिरावट में लेना चाहिए। आई थिंक जो पूरा 1 ईयर का आप थोड़ा सा होराइजन रखेंगे तो करीबन 110 से लेके 120 के टारगेट यहाँ पर भी बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कुछ एक काउंटर स्पेसिफिक चलते हैं।
पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर खबर आई है कि 2434 करोड़ रुपए का फ्रॉड जो कि श्रेय इंफ्रा के प्रमोटर्स ने किया था, उस अकाउंट को इन्होंने प्रोविजनिंग पहले ही करके रखी हुई है। 100% प्रोविजनिंग है। हालांकि जब भी पीएनबी के साथ फ्रॉड की खबरें आती हैं तो अक्सर वो नीरव मोदी वाली स्थिति याद आ जाती है। प्रशांत सर, एक बार बताइए कि ये जो 100% प्रोविजनिंग तो करके रखी हुई है, शेयर आज थोड़ा सा देखिए खुला भी गैप डाउन, लेकिन समझदार लोगों ने पैसा बना लिया केवल 1 मिनट के ट्रेड में। इसको कहते हैं स्मार्टनेस। आप खबर पूरी पढ़ोगे तो आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा कि आपको करना क्या है, कि गैप डाउन खुलेगा तो लेना है, नहीं खुलेगा तो कोई अच्छी खबर भी नहीं है पर बुरी भी नहीं है। बुरी यही नहीं है कि इसमें जो भी फ्रॉड हुआ था उसका पहले ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पंजाब नेशनल बैंक अपने यहाँ प्रोविज़न करके बैठा है, तो कोई रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रशांत सर, ऐसी खबरों से सेंटीमेंट ज़रूर बिगड़ जाता है और ये पता लगता है लेकिन कि कहीं ना कहीं जब भी कहीं फ्रॉड होता है तो पंजाब नेशनल बैंक ज़रूर पहुंच जाता है कि इनके साथ ज़रूर हुआ होगा। ये सोच पंजाब नेशनल बैंक के साथ कब तक चलेगी और ये क्या लॉन्ग टर्म में परेशान करेगी? ऑब्वियसली आई थिंक जिस तरीके से ऑलरेडी उन्होंने जो एडजस्टमेंट बना के रखा है अपने बैलेंस शीट्स में और पीएनएल में, तो वो एक थोड़ा सा कंफर्ट जोन देता है। बट जब भी कभी बड़े फ्रॉड स्कीम में कभी भी न्यूज आता है तो पंजाब नेशनल बैंक इमीडिएटली, आपने जैसे बताया, नीरव मोदी का भी नाम आ जाता है और वो बहुत बड़ा अमाउंट था और ये भी ऑलमोस्ट बड़ा अमाउंट ही है। उन्होंने टाइम बीइंग तो उसको एडजस्ट करके बैठे हुए हैं, बट अगर जिस तरीके से हम देखते हैं उनका एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट 4 से 5 हजार करोड़ के आसपास है। अगर इसको एडजस्टमेंट से अगर थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखते हैं तो 50% ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी विल गो टुवर्ड्स दिस फ्रॉड एडजस्टमेंट्स। बट अगर ये लंबा चलेगा, इसके जो आफ्टर इफेक्ट से बहुत लंबे चलेंगे ना, इट्स नॉट 1 मंथ 2 मंथ, वो सालों तक चलते रहेगा। तो वो हिसाब से प्राइस में तो डिस्काउंटेड है, बट जिस तरीके से न्यूज आता है तो इमीडिएट मेजर सेंटिमेंट रिएक्शन आता ही है। और जिस तरीके से आज देखा हमने, ऑलमोस्ट आज का जो लो है 116 के आसपास किया उसने, और इमीडिएटली उसको फिर रिकवर करके डे हाई 120 तक भी लेके आ चुके। तो ओवरऑल प्राइस में तो है, बट यस, कंसिडरिंग दिस थोड़ा वैल्यूएशंस में कंसर्न रहेंगे। अपसाइड भी लिमिटेड रहेगा, मे बी 130 140 कैन बी बेस्ट केस सिनेरियो कंसिडरिंग ऑल द सिनेरियोस। अगर पीएसयू बैंक में कुछ अगर करना है तो मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा एज वेल एज एसबीआई, ये दोनों बैंक में करना चाहिए। इवन कैनरा बैंक कैन आल्सो बी ए गुड स्टॉक फॉर बैंकिंग सेगमेंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, कोई पीएसयू बैंक समझ आ रहा है क्या? वरुण जी, आप तो पीएसयू बैंक्स को भी काफी नजदीक से देखते हो। जी देखिए विवेक जी, अभी भी जो पीएसयू बैंक की रैली हमने जो शुरुआत में पकड़ ली थी, करीबन 18% के आसपास का एक मूव मिला था हमें पीएसयू इंडेक्स इसके अंदर, और हमारी टॉप पिक्स रही थी एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा। और अभी आप देखेंगे तो हाल फिलहाल जो चार्ट है जो डेवलप हो रहे हैं वहां पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप देखेंगे तो काफी बढ़िया चार्ट है, कैनरा बैंक, और वहां पर हमने काफी अच्छा प्ले मिल चुका था। इंडियन बैंक ऑफ इंडिया करीबन आप देखेंगे 140 145 के जोन में एक अच्छा बिल्डअप कर रहा है। 155 158 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। जैसे हमें 158 के ऊपर क्लोजिंग मिलते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक अच्छी यहाँ पर तेजी बनने की गुंजाइश है। तो यहाँ पर हम लग सकता है कि 175 185 के टारगेट बन सकते हैं। कोई भी आपकी पोजीशन है तो 135 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है। प्रशांत सर, आज रेलवे शेयरों में रिट्रेसमेंट आ रहा है दोबारा से। एक अच्छी रैली आई थी लास्ट वीक में और उसके बाद फ्राइडे का सेशन तो था, वो भी बड़ा ज़बरदस्त देखने के लिए मिला, लेकिन आज ये आरवीएनएल, आईआरएफसी सभी में 3 से 4% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। कोई काउंटर है जो कि गिरावट में लेना चाहिए या ये गिरावट लंबी चलेगी, मतलब जो होना था हो गया? आई थिंक जिस तरीके से लास्ट 4-5 दिनों में जो रेलवे एज ए सेक्टर पूरा चला हुआ है, उसमें से ये जो आज का 3 से 5% जो गिरा हुआ है, आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग के एक अटेम्प्ट ही है। बिकॉज अगेन वी आर गोइंग वेरी नियर टू बजट और बहुत सारे न्यूज आना चालू हो जाएगा, बहुत सारे ऑर्डर बुक्स भी आना चालू हो चुके हैं। बट जिस तरीके से जो 15 से 20-25% जो स्टॉक भाग चुके हैं, मुझे लगता है कि ये एक अपर लेवल का कैप हो चुका है। वॉट एवर इज एक्सपेक्टेड इन द मार्केट्स फ्रॉम द बजट, फ्रॉम द ऑर्डर बुक फॉर रेलवे एज ए सेक्टर हैज बीन डिस्काउंटेड इन द प्राइस। अभी तो क्वेश्चन ये रेज हो जाता है कि जो जनवरी 15 से जो अर्निंग्स चालू हो जाएंगे, वहां पे एग्जीक्यूशन लेवल पे क्वेश्चंस रेज होंगे, वहां पे एबिटा मार्जिन पे क्वेश्चंस रेज होंगे। तो वो एक रिस्क ना मानते हुए इन्वेस्टर्स आर ट्राइंग टू बुक सम प्रॉफिट्स। अगर इसमें भी किसी को लेना है तो आई थिंक आईआरएफसी कैन बी वन स्टॉक वन शुड फोकस मोर ऑन। मुझे बहुत बुलिश हुई इस सेक्टर पे और एज वेल एज आईआरएफसी के स्टॉक पे। और आरबीएनएल कैन आल्सो बी ए स्टॉक वन शुड फोकस ऑन, बट आरबीएनएल शुड नॉट बी ए शॉर्ट टर्म प्ले, इट शुड बी ए लॉन्ग टर्म प्ले। आईआरएफसी में एक शॉर्ट टर्म प्ले भी कर सकते हो ये लेवल के आसपास। तो आईआरएफसी में प्ले कर सकते हो।
ये रही प्रशांत सर की तरफ से एक टिप रेलवे शेयरों में प्ले करने के लिए। वरुण जी, आपकी साइड से कोई है? जी देखिए विवेक जी, टीटागढ़ वैगन आप देखेंगे तो रेलवे स्टॉक्स में हाल फिलहाल देखेंगे तो आरबीएनएल है, इरडा है, वहां पर काफी बढ़िया तेजी हमें देखने को मिली थी। और आरबीएनएल तो देखेंगे तो काफी शॉर्ट टर्म में 30% के आसपास का मुंह आ चुका था रिसेंट लो से, तो एक पुल बैक है। टीटागढ़ वैगन में आप देखेंगे तो टीटागढ़ के अंदर एक पूरा एक रेंज है 700 720 के आसपास से लेके 960 के आसपास। तो एक पूरा एक रेंज बना चुका है स्टॉक, और यहाँ से अभी जो बाउंस आ रहा है वो अपने 200 SMA के ऊपर अभी ट्रेड करना शुरू हुआ है। तो यहाँ पर एक गिरावट में आई थिंक टीटागढ़ में बाय कर सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छी चार्ट डेवलप हो रहा है। पहला टारगेट 950 945 का रहेगा, और यहाँ से अगर क्लोजिंग मिलती है 960 के ऊपर तो ये स्टॉक में काफी क्षमता है करीबन 1050 1100 जाने के लिए। तो यहाँ नजर रख सकते हैं। 845 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, तो रेलवे में कौन से शेयर खरीदने हैं कौन से नहीं, ये आपको मिल गए हैं। टीटागढ़ वैगन और आईआरएफसी जैसे दो शेयर आपको मिले हैं। लेकिन एक शेयर और मेटल की भी बात हम अभी कर रहे थे, तो नॉन फेरस में वेदांता, ये एक मिक्स डाइवर्सिफाइड प्ले, और यहाँ पर भी अच्छी खबरें रुक नहीं रही हैं और शेयर भी नहीं रुक रहा है। डेपो ग्रेफाइट ब्लॉक के लिए इन्होंने बोली जीती है, जिसकी वजह से आज काउंटर में एक अच्छा मूव देखने के लिए मिला। प्रशांत सर, सारे प्ले जब तक वेदांता कंसोलिडेटेड अभी चल रही है एक कंपनी, जब तक डिमर्जर इफेक्टिव नहीं हो जाता, तब तक इस काउंटर में कितने रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, या हो गया इसका काम? अपसाइड इज वेरी लिमिटेड। मुझे लगता है कि मैक्सिमम यहाँ से और 10% मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कंसिडरिंग दी अदर न्यूज। जो अभी जो न्यूज आपने बताया वैसे न्यूज़ अगर बहुत सारे आते हैं बिफोर दी डीमर्जर हैपेंस, तो तब तक शायद यहाँ से बेस्ट केस सिनेरियो में और 60 रुपीज, मतलब 10% फ्रॉम द करंट लेवल कैन बी एक्सपेक्टेड। बट जो मेजर फोकस है, जो मेजर शेयर होल्डर अनलॉकिंग स्ट्रेटेजी है, वो जो डीमर्जर का उन्होंने बात किया है, वो मार्केट में अच्छा खासा फोकस करके उसने ये स्टॉक को खींचा हुआ है। आपने देखा होगा तो सितंबर के आसपास ये स्टॉक का भाव ऑलमोस्ट 420 430 के आसपास था। उसके साथ आज देखोगे ऑलमोस्ट 180 200 रुपए का मोमेंटम आ चुका है, मेजरली बिकॉज गवर्नमेंट का अप्रूवल आ चुका है। हर हर्डल जो एक डीमर्जर के लिए आता है, वो हर हर्डल से उनको क्लीन चिट मिल चुका है, और थोड़े मोड़े बड़े बड़े जो न्यूज भी वो भी आ चुके हैं। तो आई थिंक अपसाइड इज लिमिटेड टुवर्ड्स 10% फ्रॉम द करंट लेवल्स। एक और काउंटर टाइमेक्स ग्रुप, जहां पर कि प्रमोटर ने ओएफएस के जरिए 4.47% स्टेक बेचना है। ओएफएस आज और कल खुला रहेगा। ओएफएस 275 रुपये की प्राइस पर है और 21% डिस्काउंट पर भी है। वरुण भाई, इसका चार्ट आप देखो इतनी देर, मैं प्रशांत जी से एक फंडामेंटल टेक भी ले लेता हूं। सर, अभी भी ओएफएस के प्राइस से करीब 50 रुपये ऊपर चल रहा है, 7.5% नीचे है काउंटर। क्या करेंगे, ओएफएस के प्राइस तक आएगा शेयर, या अभी मतलब इसमें और कुछ ऐसा पॉजिटिव है जो कि स्ट्रीट अभी मान के बैठी है कि 275 तक नहीं आएगा, इसीलिए 325 चल रहा है? प्रशांत सर। अच्छा अच्छा, मैं सोचा कि वरुण जी का कॉल नहीं, रहेगा। वरुण जी से तो मैं बोल रहा हूँ कि वो टेक्निकल इतनी देर देख लें, आपसे फंडामेंटल टेक ले रहा हूं मैं। देखो, जब भी एक बड़े कॉर्पोरेट एक्शंस आते हैं और जिस तरीके से जो फ्लोर प्राइस मार्केट प्राइस से इतना डिस्काउंट में आता है, तो देयर विल बी ए मेजर रिएक्शन द प्राइस एक्शन। बाकी फंडामेंटली आई लाइक दिस कंपनी स्टिल। जिस तरीके से क्वार्टरली अर्निंग्स देख रहा हूँ, जिस तरीके से उनके रेशियोज देख रहा हूँ, आई थिंक स्ट्रॉन्ग मोमेंट, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग नो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग ग्रोथ आ रहा है। तो आई थिंक ओनली बिकॉज ऑफ दी ओएफएस मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा। 275 की आपकी बात कर रहे हो तो मुझे लगता है कि 290 300 तक आके शायद ये स्टॉक थोड़ा सा संभल जाएगा, ओनली बिकॉज ऑफ द फ्लोर प्राइस। बाकी अगर आप अर्निंग शो दिखते हो, सितंबर में भी अच्छा खासा उनका टॉप लाइन एज वेल एज द एबिटा एज वेल एज द प्रॉफिट सब कुछ अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। तो इफ द स्टॉक कम्स डाउन टू 300 290 लेवल्स, आई थिंक इट शुड बी अ गुड वे टू स्टार्ट दिस बाइंग लेवल। अगर ओएफएस में किसी को पार्टिसिपेट करना है तो आई थिंक वहां पे कर सकते हो, बट द रेंज वुड बी 290 एंड 300। ठीक है, फटाफट से वरुण जी इसका चार्ट और बता दीजिए, कैसा आपको चार्ट पर दिख रहा है? जी देखिए विवेक जी, टाइमेक्स की आप देखेंगे बात करेंगे तो काफी बढ़िया ब्रेकआउट हमें मिला था करीबन 230 के लेवल से करीबन काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। 421 के हाईस डल गए थे। डेली चार्ट पर आप देखेंगे थोड़ा सा करेक्शन है। 314 310 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, वहां पर बिल्कुल स्टॉक आता है किसी भी न्यूज की वजह से, वहां एक्यूमुलेट करना चाहिए। और अगर 275 आपने जो बताया कि फ्लोर प्राइस है और वहां पर आता है तो 200 SMA है डेली का, तो बिल्कुल वहां तो बिल्कुल एक नो बायर से वहां पर तो आपको बिल्कुल एंट्री करनी चाहिए। और चार्ट काफी पॉजिटिव है वीकली और मंथली चार्ट पर, तो यहाँ पर बिल्कुल आपकी पोजीशन होनी चाहिए। हाल फिलहाल अगर शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन है 310 314 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। लोअर लेवल पर 385 70 75 के आसपास एंटर कर सकते हैं।
और यहाँ से अगर बाउंस आता है तो फिर से 370 के लेवल यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है वरुण जी, आप अब 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए सर, और F&O में मुलाकात करते हैं। कुछ तैयारी कर लीजिए आप भी, एक्सपायरी का भी समय जी चल रहा है, F&O एक्सपायरी कल है, तो अभी जुड़ते हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया वरुण जी हमसे जुड़ने के जी, लिए। नमस्कार।